All right, let's get back everyone. चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अपन लोग ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस किया था। अब अपन मेजर ऑफ लोकेशन पढ़ेंगे। अपन एक डेटा पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को ये बताओ, एचडीएफसी बैंक का रिटर्न्स जनरली कहाँ रहता है, ठीक है, जनरली कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो आप मेरे को बोलोगे कि देखो, उसका मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ रहता है, उसका मिनिमम वैल्यू यहाँ रहता है, और बाकी सारे रिटर्न्स जनरली इस पॉइंट में रहते हैं। कुछ रिटर्न्स इधर भी रहते हैं, बट मैक्सिमम ये रहता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट योर रिटर्न्स मोस्टली अराउंड दिस पॉइंट। अब वो तुमको बोलेगा कि तुम इतने बड़े प्रोफेशनल हो और मेरे को यहाँ वहाँ करके बता रहे हो, एग्जैक्ट पॉइंट बताओ ना जहाँ पे ये फ्रैक्शन ऑफ रिटर्न्स लोकेटेड है। तो आपने बोला ठीक है, आई हैव स्टडीड मेजर ऑफ लोकेशन, आई कैन फाइंड दिस पॉइंट। So quantification of this point of location is called quantile. Quantification of this quantification of point of location is called quantile. को quantile बोलते हैं। आपको पता चला कि 90% ऑफ द डेटा ऑफ रिटर्न्स ऑफ रिलायंस यहीं पे फॉल करते हैं। सो व्हाट यू कैन से कि भाई दिस इज 98 परसेंटाइल का पॉइंट, मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर, या फिर बिलो विच 90% ऑफ रिटर्न्स ऑफ रिलायंस लाई। मतलब इस पॉइंट तक 90% ऑफ द रिटर्न्स ऑफ रिलायंस रहते हैं। अगर वो पॉइंट हो सकता है लेट्स से 8%, तो आप ये बोल सकते हो कि 90% ऑफ द टाइम रिलायंस का जो रिटर्न है दैट इज आइदर एट दिस पॉइंट एट 8% और बिलो 8% और बिलो दिस पॉइंट। इसीलिए इसको बोला जाता है क्वांटाइल स्टैंड्स फॉर वैल्यू एट और बिलो विच। अगर 90th परसेंटाइल है, परसेंटाइल इज अ फॉर्म ऑफ क्वांटाइल, ठीक है, वो आया आपका 8%, सो यू कैन से 90% ऑफ द टाइम द रिलायंस ऑफ रिटर्न इज आइदर एट 8% और बिलो 8%। समझिए इसको क्वांटाइल क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू आर क्वांटिफाइंग द पॉइंट ऑफ लोकेशन below which a stated fraction of data lies, which in our case was 90%। फिर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्वांटाइल्स आर, एक होता है क्वार्टाइल। वी ऑलरेडी नो क्वार्टाइल कहाँ से आया, क्वार्टर से। एक फुल सर्कल में कितने क्वार्टर होंगे, 4। सो यू डिवाइड अ पाई इंटू 25% ईच। 25% ईच में जब आप एक पूरे सर्कल को डिवाइड करते हो दैट गिव्स यू 4 पार्ट्स। सो 4 पार्ट्स ऑफ 25% इज अ क्वार्टाइल। वो पूरे रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को 25-25% के 4 क्वार्टर में डिवाइड करता है। सिमिलरली इट इज क्विंटाइल। डिफरेंस याद रखना, दिस इज क्वांटाइल एंड दिस इज क्विंटाइल। क्विंटाइल आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करता है 5 पार्ट्स में इंटू 20% ईच। देन कम्स डेसाइल। डेसाइल क्या होता है, जो आपकी पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। व्हेन यू डिवाइड द एंटायर सर्कल इनटू 10 पार्ट्स यू गेट ईच पार्ट ऑफ 10%। देन कम्स द परसेंटाइल which we discussed in our example 90 percentile। मतलब परसेंटाइल क्या करता है, पूरे एक सर्कल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑफ 1% ईच, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 ऑफ 1% ईच, ठीक है। इससे ज्यादा इसका इंटरप्रिटेशन समझो, जब आपको बोलेगा थर्ड क्विंटाइल, रिमेंबर द वर्ड क्विंटाइल, क्विंटाइल इज 20% ईच। थर्ड क्विंटाइल मतलब 3 क्विंटाइल। so this comprehends to 3 of 20%, this is 60 percentile। What does that imply? कि your 60% of the observations fall below that value, at or below that value।
ठीक है। हर हर ये फॉर्म ऑफ क्वांटाइल को आपको परसेंटाइल में कन्वर्ट करना चाहिए, सारे क्वांटाइल को, वेदर इट बी अ क्वार्टाइल, वेदर इट बी अ क्विंटाइल, वेदर इट बी अ डेसाइल, always it's a good practice to convert into percentile and then see. Similarly, third quartile, a quartile is 25%. So third quartile means three quartile. Three quartile translates to 75 percentile, which implies that your 75% of observations will fall below that value. 98th percentile is very easy. This means that 90% of the observations are either at or below that value. And this is what your aim should be in the examination. CFA के results में भी your aim should be to getting more than 90 percentile, ताकि 95% of the candidates have scored less than you. You should score more than 90% candidates in your examination. ठीक है। फिर एक डेफिनेशन आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? जो आपका थर्ड क्वार्टाइल है एंड जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, इसके बीच में डिफरेंस इट इज द डिफरेंस बिटवीन योर थर्ड क्वार्टाइल वैल्यू एंड योर फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू। तो भैया मीडियन जो है वो क्या था? मीडियन जो था वो आपका 50th परसेंटाइल में आता है ना, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच में आता है, एकदम बीच में आता है। 50% observations are below it and 50% observations are above it. फिर हाउ डू यू फाइंड क्वांटाइल? सेम केस एज यू डू मीडियन, फर्स्ट दो स्टेप सेम होंगे। सबसे पहले आप पूरे अपने डेटा को अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वंस यू हैव डन दैट, यहाँ पे भी आप लोकेशन निकालोगे क्वांटाइल पॉइंट का। वहां आप लोकेशन लगाते थे मीडियन पॉइंट का, यहाँ पे आप क्वांटाइल के पॉइंट का लोकेशन निकालोगे। वो कैसे दिया? n+1 into y/100. This y is the percentage point of quantile. याद रखना परसेंटेज, 1%, 2%, आपको हर चीज को परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू हैव टू एंटर हियर। वंस वी सी द एग्जांपल देन दिस विल बी क्लियर। फिर उसको आप n+1 में कर दोगे। अगर मान लो वो एक होल नंबर आता है, जैसे अपने केस में क्या आता था, मीडियन में 7 ऑब्जर्वेशंस रहते थे, ठीक है। 7+1 करके अपन 2 करते थे, वी गेट 4। इसमें कोई भी डेसिमल उसिमल वाला झमेला नहीं है। अगर वो कोई नंबर आता है तो अपन सिंपली वो वैल्यू को बोल देंगे कि दिस इज माय क्वांटाइल वैल्यू। अगर वो नहीं आता है तो अपन एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। वी कॉल इट लीनियर इंटरपोलेशन। हाउ डू वी डू दैट, वी विल सी नाउ। ठीक है, पूरा कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। म्यूचुअल फंड का ईयरली रिटर्न्स अपन को दिया गया है फॉर द पास्ट 10 years, 16, 12, 21, 11, 19, 23, 17, 22, 9 and 27. Your first step should be to arrange this data in ascending order. आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, आई प्रीफर डूइंग इट असेंडिंग वे। फर्स्ट यू डू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। देन आप क्वांटाइल का पॉइंट निकालो। आपको यहाँ क्या बोला है? फर्स्ट क्वार्टाइल, ट्रांसलेट इट इनटू परसेंटाइल। दिस इज 25th पॉइंट परसेंटाइल वैल्यू, ठीक है। And you find the total number of observations, which in our case is 10, past 10 years का data दिया है। So your n is 11 and your quantile is 25th percent, right? अब आप निकालो आपका quantile point, n+1 by 2 into the percentage points. This is 25 percentage points, ठीक है, 25%। तो ये क्या आएगा? 10+1/2, 25% कैन बी रिटर्न एज 25/100। यहाँ आ गया आपका 2.75, 2.75th point in this data set, 2.75th point in this data set is where our first quartile lies. तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब 2.75 मतलब ये 2 तो है ही,
प्लस 75% है ऑफ दिस डिफरेंस, प्लस ये डिफरेंस का 75% है, 2.75 पॉइंट है, 2 तो है ही, जो सेकंड में बैठा है वो तो है ही, प्लस द डिफरेंस 75% डिफरेंस बिटवीन द सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू, सो 2.75 कैन बी रिटन एज 2th पॉइंट तो है ही, प्लस 0.75 ऑफ थर्ड पॉइंट माइनस सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब 2th पॉइंट क्या था अपना, दैट इज 11 प्लस 0.75 ऑफ थर्ड पॉइंट क्या था, 12%, 12 minus second point. So this gives us, so your first quartile will be 11.75. Your first quartile will be 11.75. अच्छा, next निकालो, identify the third quartile. This is something that you need to do yourself now. करो, do this. थर्ड क्वार्टाइल, इसका मतलब भैया 75 परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, ठीक है। n plus 1 by 2 into 75%, 11 by 2 into 75%. Calculate this. I don't know why I'm doing it 2. आपको डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, सेंसिंग की समथिंग इज रॉन्ग। n plus 1 into 75%। इन कर मैंने पहले वाले केस में भी आपको n plus 1 by 2 बोला है, इन केस आई हैड रिटर्न, तो वो भी गलत है, इट विल बी 11 n plus 1 into 75%, जस्ट ये होगा आंसर। दिस इज हाउ यू विल गेट योर क्वांटाइल का पॉइंट। को शायद वो मीडियन वाला याद आया, दैट इज व्हाई आई रोट 2। So in this case it will be 7, 8.25, 8.25 पॉइंट जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो मेरा थर्ड क्वार्टाइल बनेगा, वो मेरा थर्ड क्वार्टाइल बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भैया 8 पॉइंट तो बनेगा ही, लीनियर इंटरपोलेशन इसी को बोलते हैं, प्लस 0.25 पॉइंट ऑफ 0.25 वैल्यू ऑफ 9th पॉइंट माइनस 8th पॉइंट, ठीक है। 8th पॉइंट क्या है अपना, 22 है, प्लस 0.25 of what is your 9th point, 23, what is the 8 point, 22, that gives you your answer 22.25, 22.25 is your answer। अब आपको लास्ट क्या बोला है, फाइंड द इंटरकोटाइल रेंज दैट वी नो, Q3 minus Q1, the value which is occupying Q3rd वाला पॉइंट एंड द वैल्यू विच इज ऑक्यूपाइंग Q1th वाला पॉइंट, वो अभी अपन निकाले, 22.25 minus 11.75, your answer is 10.50। This is your interquartile range, 10.50। अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बोलो। देखो, ये भी एक टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है
जो अपन को क्विक सेंस में बताता है कि कहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है, कहाँ पे लोएस्ट वैल्यू है, कहाँ पे इंटरकोटाइल रेंज है, कहाँ पे मीडियन है, मीडियन है, मीन है। इससे अपन को आउटलायर्स का प्रेजेंस भी इजीली समझ में आता है। ठीक है, वो कैसे देखो, आपको दे दिया कि आपका हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है एंड लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे है। फिर आपको दे दिया कि Q3 पॉइंट, दिस इज योर 75th परसेंटाइल का पॉइंट, मतलब 75% ऑफ द डेटा इज लोकेटेड एट और बिलो दिस पॉइंट, है ना। 75% डेटा, इतने बड़े में 75% डेटा यहीं पे है, यहाँ पे 75% डेटा है। एंड आपका मीन जो है वो भी नीचे की तरफ है, वो भी नीचे की तरफ है। एंड आपका जो 50th मार्क है, जो आपका 50th मार्क है, मतलब 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर लाइंग बिलो दिस पॉइंट एंड 50% आर लाइंग अबव दिस पॉइंट, ये है। पर आपका मीन जो है वो नीचे की तरफ है। तो दिस इज गिविंग मी एन आइडिया कि इस डेटा में बहुत ज्यादा आउटलायर्स है, बहुत ज्यादा आउटलायर्स है। एक तो 75% डेटा इस पॉइंट के नीचे है, ठीक है, ऊपर से मीन भी नीचे है। तो मेजॉरिटी ऑफ द डेटा इज हियर, है ना, विथ सम डेटा हियर, और कुछ डेटा यहाँ पे होंगे, तभी तो मीन नीचे पे है ना। अगर डेटा ऊपर वाले भी ज्यादा होते तो जो सेंट्रल पॉइंट है वो नीचे की तरफ नहीं रहता ना। फल्क्रम पॉइंट जो मीन क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, फल्क्रम पॉइंट है, तो वो समवेयर इधर होता, बीच में होता। पूरा इतना बड़ा अगर रेंज है तो कहीं बीच में होता। तो दिस इज गिविंग मी एन आइडिया कि हाईएस्ट वैल्यू के आसपास कुछ आउटलायर्स हैं, कम कम ऑब्जर्वेशन है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो है नीचे में है। एंड देर आर देर इज प्रेजेंस ऑफ सम आउटलायर्स, क्योंकि मेरा इंटरकोटाइल रेंज का जो बॉक्स है, दिस ग्रीन बॉक्स, इट रिप्रेजेंट्स द इंटरकोटाइल रेंज Q3 एंड माइनस Q1, वो भी नीचे की तरफ ड्रैग डाउन है। So weight is more towards downside. There are large number of observations of roughly same value that is pulling the mean towards itself, and they are at this point in the line, majority. तो दिस गिव्स मी एन आइडिया कि थोड़े आउटलायर्स हैं जो कि ऊपर में है, हाईएस्ट वैल्यूज के आसपास कम है पर है। देर आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस बट देर आर। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से अपन डेटा को ऐसे एनालाइज कर पाएंगे। इसका इंटरप्रिटेशन उतना एग्जाम में नहीं आता है, बस आपको ये देखना है कि जो ये ग्रीन बॉक्स रिप्रेजेंट करता है इससे आप इंटरकोटाइल रेंज निकाल सकते हो। तो इन केस एग्जाम में आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू दी है एंड आई क्यू आर निकालने बोला है, सो ग्रीन का ये वाला पॉइंट लोगे एंड ये लोएस्ट पॉइंट लेके आप आई क्यू आर निकाल के दे सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें खाली इतना ही समझने का था। नेक्स्ट अपन देखेंगे दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब क्या होता है, जो अपन एवरेज कैलकुलेट करे, इससे अपन ये तो बता सकते हैं सामने वाले को कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम वेयर इज माई रिटर्न सेंटर्ड, वेयर इज माई सेंट्रल पॉइंट। कि भाई अगर एक डेटा सेट में 2, 5, 7, 9, 10 है एंड उसका एवरेज अगर 7 आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज यू विल गेट 7% रिटर्न व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस एसेट क्लास। बट क्या जरूरी है वो हर बार 7% ही कमाएगा? वो कभी 5 भी तो कमाएगा, कभी 2 भी तो कमाएगा, कभी 10 भी तो कमाएगा। सो हिज रिटर्न्स will not be fixed at 7%, but it will deviate around 7%, it will deviate around the mean, है ना। तो जो अपन को मीन होता है, जो एवरेज होता है, वो ये सेंट्रल पॉइंट बताता है। वो ये बताता है कि रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट आर सेंटर्ड एट दिस पॉइंट, बट वी ऑल्सो नीड टू नो कि मेरा रिटर्न्स कितना डेविएट होगा ना फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, एंड कब कब, कितने बार, हाउ ऑफन। तो जो ये डेविएशन का कंसेप्ट है, ये अपन डिस्कस करते हैं डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। अब देखो, अगर ज्यादा डेविएशन हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, बहुत ज्यादा है, तो दिस इज अ साइन ऑफ वोलेटिलिटी, कि भाई उतना कंसिस्टेंसी नहीं है, डेविएट होता रहता है। तो इफ इट इज डेविएटिंग टू मच, इफ इट इज हैविंग लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम द सेंट्रल मीन, तो वो एक रिस्क है ना, वो एक रिस्क है।
इसीलिए अगर अपन मीन पॉइंट को, मीन रिटर्न को एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं ऑफ माय रिवॉर्ड, कि अगर मैं इस एसेट में पैसा डालूंगा, सो 7% इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टू अर्न, दिस इज माय रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस एसेट। तो जो उसका डिस्पर्शन है, जो उसका वेरिएबिलिटी है, जो उसका डेविएशन है, वो रिप्रेजेंट करेगा मेरे रिस्क को। तो if mean is representing reward, then the dispersion around that mean will address my risk. It measures my risk. And यही चीज जो है अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि हाउ डिस्पर्शन इज द वेरिएबिलिटी अराउंड द सेंट्रल पॉइंट, कितना वेरिएशन होगा आपके सेंट्रल पॉइंट से, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सेंट्रल पॉइंट से कितना वेरिएशन होगा, ये अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसको डिस्पर्शन भी बोलते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय कैलकुलेटिंग द डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के चार मेन तरीके हैं। वो क्या क्या है? रेंज, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक एक को अभी अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन रेंज समझते हैं। रेंज क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। ये बहुत क्विक सेंस में अपन को एक अच्छा आइडिया दे देता है कि मेरा डेटा कितना फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, अगर आपको मीन पता है 2%, ठीक है, और आपको डिस्पर्शन, आपको रेंज पता है कि भाई 5% है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है एंड जो मिनिमम वैल्यू है, लेट्स से 10%, 5% is your maximum and this is your minimum, and the mid value is somewhere around 2% is what I can get. Mean is 7% समझ लो। तो आपको मैक्सिमम 10 मिलेगा, मिनिमम 5 मिलेगा, तो आपको एक रेंज समझ में आ जाता है कि अच्छा मेरा मैक्सिमम टाइम्स डेटा जो है इसके आसपास रहेगा। दिस इज द रेंज ऑफ माई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो रेंज इज वेरी इजी टू कंप्यूट, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये खाली दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके आपको एक सेंस प्रोवाइड करता है। सारे डेटा को, एक डेटा सेट में सारे डेटा को नहीं उठाता, सारे डेटा की एनालिसिस एंड स्टडी आपको नहीं बताता, खाली दो वैल्यूज लेके आपको एक क्विक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। and it may not be a complete representative or true representative of the distribution. Just आपको इतना पता है कि अगर if mean is my mean is 7% and the range is somewhere around 5, so I can the maximum and minimum values जितना होगा कम से कम, तो वो 5% होगा। The difference between the maximum and minimum value is 5%। एक रेंज मिल जाता है कि भाई इसके आसपास जो है मेरा रिटर्न होना चाहिए, डेविएट होगा। हाउ यू डू कैलकुलेट इट? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्विक सेंस में इजी इंफॉर्मेशन दे देता है, बट इट माइट नॉट बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डिस्पर्शन। इसको सॉल्व करने के लिए अपन लोग ने क्या किया? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को कंप्यूट किया। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या बोलता है कि अब मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को यूज करूंगा तुम्हारे डेटा सेट के, तुमको एक डिस्पर्शन का मेजर देने के लिए। व्हेन यू सी द नेम यू गेट टू नो कि ये बताना क्या है। इसको आप पढ़ो, मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन। अब आपको इसके फॉर्मूला को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हेन यू रीड इट दिस वे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन, तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें कि आपको डेविएशन निकालना है। ठीक है, कि भाई मेरे मीन पॉइंट से, मेरे सेंटर पॉइंट से कितना डेविएट हो रहा है डेटा, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालना है। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट डेविएशन, देन यू हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यूज, एंड उसका फिर लास्ट में यू हैव टू कैलकुलेट मीन। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन। I have given the steps how do you calculate MAD. First you calculate the mean of the given data. अब देखो डेविएशन निकालने के लिए, डेविएशन कहाँ से? डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो जाता है ना कि मीन चाहिए डेटा का, तभी तो आप डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालोगे। तो फर्स्ट यू कैलकुलेट मीन, इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैलकुलेट डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, देन आप उसको सारे को एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं।
एंड उस लास्ट में उसका मीन निकालते हैं। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन। आपको ना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ना आपको स्टेप्स याद करने का मतलब है, इफ यू अंडरस्टैंड एंड रीड इट दिस वे। एक एग्जांपल लेंगे तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल लो, 2 4 6 8 10, ये आपका एक्स का डेटा सेट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक्स लिख दिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। आपको क्या निकालना है? डेविएशन। डेविएशन कहाँ से? डेविएशन फ्रॉम द मीन। सो फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड इज कैलकुलेटिंग द मीन। एक्स बार निकाल दो, मीन निकालो इस डेटा का। देख के भी समझ में आएगा कि डेटा का मीन 6 है। अब आप निकालोगे डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, एक्स माइनस एक्स बार। ये डेविएशन फ्रॉम द मीन है ना, तो 2 - 6, 2 जो है वो डेविएशन हुआ है -4 का, फिर 4 में -2, 6 में 0, 8 में अगेन 2 एंड 10 में 4। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एब्सोल्यूट वैल्यूज। जो ये नेगेटिव है इस सब को एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लेके आना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज में आप कन्वर्ट करें तो दिस बिकम्स 4 2 0 2 एंड 4। देन सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब आपको इसका मीन निकालना है। ये ये एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन निकालना है। इसका मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो यू नीड टू कैलकुलेट सम। इसका सम निकाल दो, कम 12। अब इसका मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं अपन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 5। Number of observations are 5. This gives our answer 2.40. So this is your MAD, mean absolute deviation. Very simple. The good point of it is ये अब सारे वैल्यूज को यूज कर रहा है अपन को डेटा, अपन को एक डिस्पर्शन बताने के लिए, जो कि रेंज नहीं कर रहा था। रेंज क्या कर रहा था? खाली हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज को यूज कर रहा था। तो डेटा का रेंज क्या होता है? 8। इसको आप अगर खुद सेंस में देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। यू नीड टू नो कि व्हाट आर द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। रेंज है 8। अच्छा, ये आप समझ में आ गए कि जो सबसे ऊपर वैल्यू है सबसे नीचे वैल्यू, उसके बीच का डिफरेंस इज 8। यू डोंट गेट एन सिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इस चीज को सॉल्व करता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन सारे ऑब्जर्वेशंस को यूज करके। इससे भी और अच्छा मेजर है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वो है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये क्या होता है? ये इतना अच्छा है कि ये सबसे ज्यादा यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। दीज टू आर द मोस्ट यूज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हाउ डू यू कैलकुलेट इट? अभी जो आप स्टेप करे उसी का स्क्वायर करके आपको डिवाइड बाय n करना है। ठीक है, मतलब x माइनस एक्स बार तक तो आप किए थे, उसमें अपन क्या किए? अपन उसको एब्सोल्यूट कर दिए। यहाँ पे अपन इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसका सम करेंगे एंड देन वी डिवाइडेड बाय n, and then we divide it by n. This is the formula to calculate variance. Now when you square root it, you get your standard deviation. The square root of variance is standard deviation. It is the positive square root of variance. जब आप square root करते हो let's say 4 का, तो आपको प्लस माइनस 2 आता है, तो जो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है 2 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर कोई भी चीज का मीन इज 3 विथ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप ये बोल सकते हो कि यू कैन एक्सपेक्ट 3% रिटर्न
with 2 times standard deviation from the mean, बहुत ऊपर एंड बहुत नीचे. 3 उसका मीन रिटर्न है एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड द मीन उसका डिस्पर्शन है. 2 टाइम्स ऊपर जाएगा एंड 2 टाइम्स हो सकता है नीचे जाए. 2 टाइम्स के आसपास, 2 टाइम्स हियर, 2 नॉट 2 टाइम्स न्यूमेरिकल सेंस में, 2 into जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रहेगा, ये ऊपर रहेगा एंड वो नीचे रहेगा, उसी के स्विंग होता रहेगा, आपका रिटर्न उसके बीच में होगा. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट इट. आगे जब अपन सिलेबस में जाएंगे तो इसमें काफी क्वेश्चंस देखेंगे एंड उसका इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे, तब आपको क्लियर ये और अच्छे से होगा. ठीक है, तो एक बार इसी एग्जाम्पल का आप वेरिएंस निकाल के दो तो. x माइनस एक्स बार आपका निकला हुआ था, इसी के आगे आप मेरे को इसका वेरिएंस निकाल के दो. इसमें अपन क्या करते हैं, इसी का बस स्क्वायर कर लेते हैं. 16, 4, 0, 4 एंड 16. This comes 40. This comes around 40. इसका सम हो गया टोटल ऑफ दिस, तो टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो 40 डिवाइडेड बाय 5, 8 इज योर वेरिएंस. डोंट फॉरगेट, अगर आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला है, देन यू नीड टू डू स्क्वायर रूट ऑफ दिस. बहुत बच्चे इसी में आंसर छोड़ के आ जाते हैं. टेक अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस. 2.828 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. इसको स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों बोलते हैं ये भी अपन देखेंगे. ठीक है, अब दिस इज 8% स्क्वायर ना, ये क्या थे, ये सारे परसेंट में थे. आपने जब उसका स्क्वायर किया तो ये परसेंटेज स्क्वायर हुआ. this 40 was 40% square. When you 40% square divided by 5 is 8% square. Now to interpret this is difficult, है ना. इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे आप कि भाई मीन इज 6 विथ 2.828 स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड द मीन. 2.82% का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मतलब 6 प्लस माइनस 2.828% में मेरा काम हो जाएगा. इट विल स्विंग. समझे, मेरा रिटर्न इसके आसपास होगा, इतना डिस्पर्स होगा. पर परसेंटेज स्क्वायर रहता और आपका मीन तो परसेंटेज में रहता, सो इसको डिपिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता. इस डिफिकल्टी को तो रिमूव किया अपन लोग ने, इसको स्टैंडर्डाइज करके. इस डिफिकल्टी को अपन ने रिमूव किया, इसका स्क्वायर रूट करके, इसको नॉर्मल परसेंटेज में रखे, इसको जो ये स्क्वायर टर्म्स में था इसको हटा के नॉर्मल परसेंटेज में लाए, तो अपन ये डिफिकल्टी रिमूव कर दिए. नाउ दिस बिकम्स अ जनरल परसेंटेज थिंग, so we standardized it to compare easily, and that is why it is called standard deviation. जो डेविएशन को आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, इसीलिए इसको अपन स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं. ठीक है, अब ये देखो कि ये पॉपुलेशन वेरिएंस को अगर आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. फिर एक कंसेप्ट आता है, अगर आपको अपने सैंपल का वेरिएंस निकालना है तो आप n-1 यूज करोगे. कुछ नहीं, आप n की जगह n-1 से डिवाइड करोगे एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, यू गेट योर आंसर. फिर अगर आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो यू विल डू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर. s स्क्वायर इज योर वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर विल गिव यू योर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. पर आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों अपन जब पॉपुलेशन से सैंपल में आए तो अपन n-1 नीचे डिवाइड करें. व्हाई डिड वी डू दिस. इस कंसेप्ट को अब एकदम ध्यान से समझना. अगर मैं आपको बोलूं कि 10/4 ज्यादा बड़ा फिगर देगा कि 10/5 ज्यादा बड़ा फिगर देगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे सर. ऑब्वियसली लॉजिकल सेंस में 10.4
will give you a bigger figure of 2.5 as compared to 2. Yes, matlab if I am dividing it by a small denominator, then I get a big number. अगर मेरे को अपना रिजल्ट को बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ा के दिखाना है, तो आई शुड यूज अ स्मॉल डिनोमिनेटर. दिस इज व्हाट द आइडिया इज. मेरे को ज्यादा बड़ा वैल्यू चाहिए, 2.5 चाहिए, सो आई विल यूज अ वन लेस स्मॉल डिनोमिनेटर टू इन्फ्लेट माई रिजल्ट. वही अपन यहाँ पे कर रहे हैं. वी आर यूजिंग वन लेस. इफ वी आर डिवाइडिंग हियर बाय 5, लेट्स से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर 5, हियर वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4. तो इसमें जो वैल्यू आएगा ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा. इट विल बी अ लार्ज वैल्यू. आई एम डेलिबरेटली इंक्रीजिंग इट. ठीक है, ये तो समझ में आ गया. बट वाई आर वी इंक्रीजिंग इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्यों बढ़ाना है अपन को? तो ये देखो कि अभी तो अपन लोग ने 2, 4, 6, 8, 10 लेके लेके ये रिटर्न्स था आईटीसी का. अपन लोग ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया कंसिडरिंग दिस एज अ पॉपुलेशन. तभी अपन लोग ने बाय एन डिवाइड किया था ना. बाय एन डिवाइड किया था और अपन लोग ने 2.828% निकाल लिया. वी डिड दिस. यस. अब अपन को क्या करना था, ये तो मैंने ट्रीट किया एज पॉपुलेशन. बट what if this was a sample? The actual data looked something like this. If this were the population, 1, 2, 4, 6, 7, 8. ये एक्चुअल थे उसके लास्ट ईयर्स के इतने सारे सालों के रिटर्न्स. उसमें से मैंने 5 years का रिटर्न पिक करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला. नाउ डोंट यू थिंक वी हैव एक्सक्लूडेड सम वैल्यूज? हैड वी इंक्लूडेड दिस तो डेविएशन 1 से 12 का कैलकुलेट होता. देखो डेविएशन कितना है, 1 भी है और 12 भी है. पर अभी आपने एक सैंपल लिया. दिस इज योर सैंपल 2, 4, 6, 8, 10. दिस इज योर पॉपुलेशन. यस. इस केस में द डेविएशन was calculated for 2 to 10, but actual deviation is 1 to 12. तो जो आपने ये वैल्यू निकाली 2.828% की, ये जो आपने वैल्यू निकाली, ये आपने 2 to 10 के बेसिस में निकाली. बट एक्चुअल में इफ यू वुड हैव कैलकुलेटेड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ 1 to 12, it would have been higher. Now we know that a sample statistic is used to give a comment, give a population, give an idea, give a conclusion about population, about the population standard deviation or a population statistic. But is this fairly giving that conclusion? नहीं, ये थोड़ा कम बता रहा है. ये तो 2 to 10 के बेसिस में कैलकुलेट करके 2.828% बताया. थोड़ा कम बता रहा है जितना एक्चुअल में डेविएशन है पॉपुलेशन में. तो पॉपुलेशन में थोड़ा ज़्यादा डेविएशन है देन व्हाट इज बीइंग शोन हियर. इसीलिए अपन को अगर थोड़ा ज़्यादा डेविएशन दिखाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू इंक्रीज दिस फिगर. वी नीड टू इंक्रीज 2.828%. ये बढ़ा ही रहे हैं ना अपन. ये बढ़ा रहे हैं. अब क्या करके? अब बोलेंगे अपन कि 40% बाय 5, 40% स्क्वायर बाय 5 नहीं करके इसको अपन बाय 4 करेंगे. We will not use this. Now we will divide it by 4. We get 10% square. Now standard deviation करो इसका 3.16. So आपका अगर अगर ये डेटा सेट
is a sample of a bigger population, then the population standard deviation is 3.162%. Now, this correctly represents my population standard deviation. This correctly gives me an idea about the deviation of my population. इसीलिए अपन एक नंबर लेस से उसको डिवाइड करते हैं. We divide it by n-1. That is what I've written here. We use n-1 instead of n in the denominator. Using n would have systematically underestimated the population variance. 2.828% बताता 2 से 10 को कैलकुलेट करके, but actual में it is 3.162%. It is underestimating the deviation. This would have caused sample variance to be a biased estimator. अब याद आया, unbiased estimator मतलब correct और biased मतलब incorrect. So वो incorrect predictor बन जाता मेरे population का, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टैटिस्टिक, जो मेरा सैंपल का स्टैटिस्टिक है, वो सही कंक्लूजन दे मेरे पॉपुलेशन के डेटा के बारे में. And that is why using a one less figure will give us a slightly larger number. थोड़ा बड़ा नंबर दे रहा है ना, slightly larger number 2.8 से 3.162, which improves the statistical properties of our sample variance, which improves our statistical properties of our sample statistic. अब वो एक correct estimator बन जाता है population के variance का. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि वेरिएंस जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में अपन को आंसर देता है. इसीलिए इसकी इंटरप्रिटेशन को और कंपैरिजन को इम्प्रूव करने के लिए अपन को स्टैंडर्डाइज करना था. To standardize it, we started calculating sample standard deviation. We started calculating standard deviation of population and sample both. Hence the word standard deviation. जो चीज स्टैंडर्डाइज कर रही है डिस्पर्शन के मेजर को, इसीलिए उसको अपन स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं. सबसे ज्यादा यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज दिस, एंड यही जो है आपके रिस्क को हाईलाइट करवाता है. अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 2% है और आपका मीन रिटर्न 1%, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो डेविएशन है वो ±2% में होगा अराउंड योर मीन. ये कुछ भी हो सकता है. दिस परसेंट कैन बी एनी टाइम्स, मतलब इट कैन बी परसेंट, इट कैन बी रुपीज, कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द वैल्यू. वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था. इसके ऊपर और इसके नीचे इतना ही ऊपर नीचे स्विंग करता रहेगा. मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिया है कि हाउ डू यू कैलकुलेट सैंपल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी देखे भी थे, जस्ट रीड इट वंस. एक्स बार निकाल लेना ताकि आप डेविएशन निकालने में काम आएगा. देन यू कैलकुलेट द डेविएशन, उसको स्क्वायर करो, उसका सम निकाल के you divide it by n-1 because it is a case of sample. You get your variance. याद रखना, you get your variance. Now when you take square root it, you get your standard deviation S, and it is denoted by S. भैया अगर ये फॉर्मूला मेरे को एग्जाम में नहीं याद आया तो मैं क्या करूँगा? कोई बात नहीं. Then what you need to do is आप अपने स्मार्ट कैलकुलेटर को थोड़ा सा यूज करोगे. इसमें आपको मैं कैलकुलेटर वाली क्लास में सिखाया था स्टैटिस्टिक फंक्शन के बारे में. देखो, योर कैलकुलेटर हैज इनबिल्ट मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. वो ये स्टैट फंक्शन को एक्टिवेट करके आता है. देखो ये एस एक्स आया, दिस इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. फिर ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आया. सारी चीजें आपको कैलकुलेटर बताता है. करके देखते हैं एक बार अपने एग्जाम्पल में. व्हाट वाज आवर एग्जाम्पल? 2 4 6 8 10 को अपन कैलकुलेटर में करके देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले यू विल एक्टिवेट योर डेटा एंट्री. सेकंड 7, इसमें कुछ डेटा है उसको क्लियर करोगे. सेकंड क्लियर वर्क, दिस डेटा गेट्स रिमूव्ड. एंटर 2, क्लिक ऑन एंटर. एंटर हो गया 2. देन द नेक्स्ट इज 4, क्लिक एंटर. नेक्स्ट इज 6, क्लिक एंटर. 8 डालो एंड 10 डालो. ठीक है. देन second stat, n is 5, average is 6,
सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.1623। अब आप कैलकुलेटर को बोल रहे हो अगर ये डेटा जो मैं इनपुट किया हूँ ये पॉपुलेशन होता तो क्या आंसर आना चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो वो बताता इफ दिस डेटा सेट इज अ पॉपुलेशन देन योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.8284। if this is a sample then your standard deviation is 3.1623। वही अपना आंसर आया था। यू कैन यूज कैलकुलेटर टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। फिर अभी तक अपन जितना डिस्कशन किए वो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन थे। जो वैल्यू दे दी वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। नाउ व्हेन यू नीड टू कंपेयर टू डिफरेंट एसेट्स और डिफरेंट एसेट क्लासेस, हाउ वुड यू डू दैट? तब आप एक रिलेटिव डिस्पर्शन का कंसेप्ट को यूज करते हो कि इन रिलेशन टू, है ना, इन रिलेशन टू ये एसेट ज्यादा रिस्की है कि कम रिस्की है, ये चीज का डिस्कशन कैसे होगा? यूजिंग रिलेटिव डिस्पर्शन का कंसेप्ट। तो एक ऐसा रिलेटिव डिस्पर्शन का कंसेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं उसको, सीवी बोलते हैं, सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये क्या बताता है सर? ये बताता है रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न बताता है। तो सर रिस्क क्या होता है? अपन बताए थे रिस्क का ही तो मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रिटर्न का मेजर क्या है? मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। ठीक है, इसको यूज करके आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे। वंस यू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है और कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है वो अभी अपन देखते हैं। दो एसेट क्लास दिया हुआ है ए एंड बी। ठीक है, ए का रिटर्न है मीन रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% एंड बी का है 12%, 20% एंड 12%। अब खाली ये डेटा को अगर आप देखोगे तो ए विल बी मोर लिक्रेटिव टू यू कि भाई अरे वाह ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 20% का रिटर्न दे रहा है, एंड बी खाली 12% का दे रहा है। बट नाउ व्हेन यू सी दिस यू हैव समथिंग मोर टू वॉच कि ये 16% रिस्क उठा के 20% रिटर्न दे रहा है और ये 6% रिस्क उठा के 12% रिटर्न दे रहा है। अब बताओ कि कौन सा एसेट क्लास रिस्क के टर्म्स में ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है? तो आपने क्या किया? आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए विल बी 16/20 risk per unit of return, and CV of B will be 6/12. This will be 0.8 and this will be 0.5। ठीक है, ये क्या बता रहा है ये समझो। ये बोल रहा है कि 0.8 यूनिट्स ऑफ रिस्क लिया फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न, फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न, और ये खाली 0.5 यूनिट्स ऑफ रिस्क लिया फॉर दैट 1 यूनिट ऑफ रिटर्न। अब कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको? दोनों अगर एक एक यूनिट ऑफ रिटर्न जनरेट किए तो ये उसके लिए 0.8 टाइम्स रिस्क लिया और ये खाली 0.5 टाइम्स रिस्क लिया। तो सीवी के टर्म्स में देखें अगर तो बी इज अ बेटर एसेट क्लास, थोड़ा रिस्क एफिशिएंट एसेट क्लास है कि 12% का कम रिटर्न जनरेट भी किया पर उससे बहुत ज्यादा कम रिस्क लिया। तो इट डिलीवर्ड मी बेटर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क। वही मैंने यहाँ लिखा है, प्राइमरीली ए इज मोर ल्यूक्रेटिव एज इट हैज डिलीवर्ड मोर रिटर्न्स, हाउएवर वो रिस्की भी तो ज्यादा है बी से। जब अपन सीवी कैलकुलेट करें तो अपन को पता चला कि ए हैज टेकन 0.5 यूनिट्स ऑफ रिस्क वेयर एज बी हैज टेकन जस्ट 0.5 यूनिट्स ऑफ रिस्क। सॉरी, दिस शुड बी 0.8, मेक अ करेक्शन।
A has taken 0.8 units of risk, whereas B has taken just 0.5 units of risk for delivering me same 1 unit of return. Therefore, B takes less risk and hence it is more risk efficient. क्लियर? तो ये एक रिलेटिव डिस्पर्शन का टेक्निक है जिससे अपन दो एसेट क्लासेस को रिस्क के टर्म्स में कंपेयर कर सकते हैं एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रिस्क एफिशिएंट है. वन सच मेजर इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न. अब जिनको कभी कभी एग्जाम में ये डाउट होता है कि वो रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क था कि रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न था, तो ध्यान रखो कि ये मेजर क्या कर रहा है, ये वेरिएशन को मेजर कर रहा है ना, है ना. इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो हमेशा रिस्क ऊपर रहेगा फिर रिटर्न आएगा क्योंकि इट इज मेजरिंग रिस्क. क्लियर? तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा. बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इट इज अ रिटर्न पर रिस्क या फिर रिस्क पर रिटर्न. तो ध्यान रखना कि वेरिएशन है, रिस्क को मेजर कर रहा है तो रिस्क ऊपर, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न. फिर एक कंसेप्ट आता है डाउनसाइड रिस्क एंड टारगेट सेमी डेविएशन का. अगर आप अपने इस एग्जांपल में देखो तो अपन बोथ, जब मेरा रिटर्न बिलो माई मीन जा रहा है तब भी ले रहे हैं एंड जब मीन के ऊपर जा रहा है तब भी अपन उसको डेविएशन कंसिडर कर रहे हैं. बट अगर अपन एक टिपिकल ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सोचें तो अपन को ये पता चलेगा कि जब मेरा रिटर्न मेरे मीन से ऊपर जाएगा तो मेरे लिए अच्छा ही है ना. व्हेन इट इज गिविंग मी 8 and 10% ऑफ रिटर्न, आई वुड नॉट बी दैट मच फॉर इट. अगर ये डेविएशन हो रहा है, एवरेज वॉज 6, अगर अपसाइड डेविएशन हो रहा है, अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर तरफ डेविएशन हो रहा है, तो मेरे को खराब लगेगा क्या? नहीं ना. जब नीचे जा रहा है तो मेरे को खराब लगेगा. सो आई विल बी मोर कंसर्न्ड विथ डाउनसाइड डेविएशन देन आई विल बी कंसर्न्ड विथ अपसाइड डेविएशन. दिस इज अ पॉइंट ऑफ पेन फॉर मी कि भाई डाउनसाइड डेविएशन ज्यादा है इसमें. क्यों हो रहा है डाउनसाइड डेविएशन? इसीलिए बहुत लोग खाली ये डाउनसाइड डेविएशन को डेविएशन मानते हैं, अपसाइड डेविएशन को डेविएशन ट्रीट नहीं करते. आधा स्टैंडर्ड, आधा डेविएशन को देखते हैं, खाली नीचे वाले का. यू डू नॉट कैलकुलेट द फुल डेविएशन बट यू ओनली कैलकुलेट द डाउनसाइड डेविएशन. हाउ डू वी कैलकुलेट इट, हाउ डू वी डू इट, अपन आगे वाले रीडिंग्स में देखेंगे. अभी खाली डेविएशन का कंसेप्ट समझ रहे थे इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया. अभी खाली उतना ही समझो. तो जब आप डाउनसाइड डेविएशन देख रहे हो मतलब यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द फुल डेविएशन, यू आर कैलकुलेटिंग हाफ डेविएशन, यू आर कैलकुलेटिंग सेमी डेविएशन. इसीलिए इसको टारगेट सेमी डेविएशन भी बोला जाता है, इसलिए इसको सेमी डेविएशन भी बोला जाता है. अपन जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो अपन अपसाइड रिस्क एंड आउटसाइड रिस्क बोथ लेते हैं, है ना. अपसाइड डेविएशन भी डाउनसाइड डेविएशन भी. बट एज एन एनालिस्ट वी आर मोर कंसर्न विद द डाउनसाइड रिस्क, हेंस अपन आधा डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, खाली डाउनसाइड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसको डाउनसाइड डेविएशन या फिर सेमी डेविएशन बोला जाता है. अब इसको टारगेट क्यों वर्ड यूज करें? इसमें क्या होता है, टिपिकली अपन एक टारगेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कि अगर 5% के नीचे जाएगा या 4% के नीचे जाएगा तभी मैं इसको डाउनसाइड डेविएशन मानूंगा. तभी उसके नीचे जो है मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके देखूंगा कि कितना नीचे जा सकता है. ये मेरा टारगेट है 4 या 5, इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए. इसके नीचे जाएगा तो मेरे लिए पॉइंट ऑफ पेंट है. सो आई डिफाइन अ टारगेट इन माइंड कि दिस इज माई स्टॉप टारगेट, दिस इज माई टारगेट. इसीलिए एक टारगेट वैल्यू चूज करके आप टारगेट के आसपास जो डेविएशन हो रहा है उसको आप यूज करते हैं. जैसे अपन x माइनस एक्स बार करते हैं, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. तो ये x बार की जगह अपन वो टारगेट ले लेंगे. लेट्स से टारगेट इज 4%, टारगेट इज 5%. जब इसके नीचे जाएगा तभी मैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करूंगा. वो अपन देखेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखते हैं. वी सब्सटीट्यूट इट एंड वी नीड टू कैलकुलेट इट. बस इसमें बेसिक यही है, इसलिए इसको टारगेट बोलते हैं कि अपन एक्स बार की जगह या तो अपन मीन यूज कर सकते हैं या भी सब्सटीट्यूट इट विद सम टारगेट वैल्यू. So in that case, we will calculate deviation from this target value for observations that are below this target. बाकी फॉर्मूला में और कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकालते हो, बीट फॉर पॉपुलेशन और बीट फॉर सैंपल,
using n and n minus 1, everything will remain the same. There is no other difference. खाली ये x bar की जगह वो target आ जाता है. That target is replacing this x bar. कोई मैंने यहाँ पे लिखा है, the formula of standard deviation applies with a slight change. Only those observations which are below the target value are included and the rest is excluded. Everything else remains the same. The practical way to do it we will see in upcoming classes. ठीक है? I hope this is clear with you. Okay, I will take a break of 2 minutes and then we'll continue with a fresh segment, measures of shape of distribution.